नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा, कुशल कर्मियों ने कोरोना महामारी की चुनौतियों का सामना करने और इससे लड़ने में देश की मदद की। प्रधानमंत्री कल गुजरात में रेलवे सहित कुछ अन्य प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 39 करोड़ 13 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.28% हुई। कल 41,806 नए मरीजों की पुष्टि। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और ताजिकिस्तान की कार्यनीतिक साझेदारी आने वाले समय में और प्रासंगिक होगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नई ड्रोन नियमावली 2021 लोगों के सुझाव के लिए जारी की। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव से जुड़े सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए सहमत। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने तीसरे T20 मैच में भारत को 8 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीते। दोपहर समाचार में विशाल शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि वे टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, प्रौद्योगिकी सहित सभी क्षेत्रों में विकास का काफी काम हुआ है। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि महामारी पर काबू पाने के लिए राज्य में सराहनीय काम हुआ है। बीते कुछ महीने हम सभी के लिए, पूरी मानव जात के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित यूपी ने कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह संभाला, कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कोरोना नमूनों की सबसे अधिक जांच और टीकाकरण का काम हुआ है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस अभियान के माध्यम से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, नौजवान सभी को सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। हर जिले में बच्चों के लिए विशेष ऑक्सीजन और आईसीयू जैसी सुविधाएं निर्मित करने का जो बीड़ा यूपी सरकार ने उठाया है, वो भी सराहनीय है। स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण के लिए हाल में केंद्र सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया है। इसका भी बहुत बड़ा लाभ यूपी को होने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2017 के बाद मेडिकल कॉलेजों की संख्या 4 गुना बढ़ी है। उन्होंने कहा कि 550 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र के निर्माण का काम चल रहा है। इनमें 14 का आज वाराणसी में उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र के 23,000 करोड़ रुपए के पैकेज का निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को लाभ होगा। पूर्वांचल में काशी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। चिकित्सा की सभी सुविधाएं उपलब्ध होने से लोगों को इलाज के लिए किसी अन्य जगह नहीं जाना पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि गंगा और काशी की सफाई का काम प्राथमिकता पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश
औद्योगिक क्षेत्र में विनिवेश का सबसे उपयुक्त स्थान है और लोगों को व्यापार शुरू करने के लिए सुविधाएं मिल रही हैं। राज्य में कृषि के क्षेत्र में कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज है और माफिया राज खत्म हो गया है। सभी लोगों को विकास योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 1583 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, काशी के विकास से जुड़े 1500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला। बनारस के विकास के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ महादेव के आशीर्वाद और बनारस की जनता के प्रयास से ही जारी है। मुश्किल समय में भी काशी ने दिखा दिया है कि वो रुकती नहीं है, वो थकती नहीं है। श्री मोदी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 100 बिस्तरों वाले मातृ और शिशु विभाग, गोदौलिया में बहुस्तरीय पार्किंग, गंगा नदी पर पर्यटन के विकास के लिए रो वेसल्स, वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर 3 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 839 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का भी उद्घाटन किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण जापान के सहयोग से किया गया है। रुद्राक्ष नाम के इस कन्वेंशन सेंटर में अद्भुत और प्राचीन शहर काशी की झलक दिखाई देती है। इस सेंटर में 108 रुद्राक्ष चित्रित किए गए हैं। परियोजना की छत शिवलिंग के आकार की है। रात में पूरी इमारत LED लाइटों से अद्भुत छटा बिखेरेगी। 2.87 हेक्टेयर भूमि पर सिगरा क्षेत्र में बने 2 मंजिला इस भव्य निर्माण में एक बार में 1200 लोगों के बैठने की क्षमता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, संगीत समारोहों सहित अन्य आयोजन के लिए आदर्श है। यहाँ गैलरी को वाराणसी की कला, संस्कृति और संगीत को उकेरने वाले भित्ति चित्रों से सजाया गया है। रुद्राक्ष के मुख्य हाल को आवश्यकता पड़ने पर छोटा किया जा सकता है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कौशल विकास राष्ट्रीय आवश्यकता है और ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक प्रमुख आधार है। विश्व युवा कौशल दिवस और स्किल इंडिया मिशन की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा, जब समाज युवाओं के कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है तो इसका लाभ पूरे देश को मिलता है। इस वैश्विक महामारी की चुनौतियों ने वर्ल्ड यूथ स्किल डे की अहमियत को कई गुना बढ़ा दिया। एक और बात जो महत्वपूर्ण है वो ये कि हम इस समय अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं। 21वीं सदी में पैदा हुए आज के युवा भारत की विकास यात्रा को आजादी के 100 वर्ष तक आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए नई पीढ़ी के युवाओं का स्किल डेवलपमेंट एक राष्ट्रीय जरूरत है, आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा आधार है। प्रधानमंत्री ने पिछले 6 वर्षों में बने नए संस्थानों को सशक्त बनाकर स्किल इंडिया मिशन को गति देने की आवश्यकता पर बल दिया। गुलामी के लंबे कालखंड में स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था हमारे सोशल सिस्टम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई। एजुकेशन अगर हमें ये जानकारी देती है कि हमें क्या करना है तो स्किल हमें सिखाती है कि वो काम वास्तविक स्वरूप में कैसे होगा। देश का स्किल इंडिया मिशन इसी सच्चाई, इसी जरूरत के साथ कदम से कदम मिलाने का अभियान है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से अब तक 1.25 करोड़ से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया को स्मार्ट और कुशल मानव शक्ति उपलब्ध कराने के लिए युवाओं का कौशल विकास रणनीति का प्रमुख आधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा विश्व स्तरीय कौशल और उसके विकास के उठाए गए कदमों की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि कुशल कर्मियों ने ही देश को कोविड से लड़ने में मदद की और इसकी चुनौतियों ने विश्व युवा कौशल दिवस के महत्व को बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीखना केवल पैसे कमाने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए और समय समय पर लोगों को अपने कौशल को विकसित करते रहना चाहिए।
श्री मोदी ने विजयदशमी, अक्षय तृतीया और विश्वकर्मा पूजन की परंपराओं का ध्यान दिलाया, जहां कौशल और व्यावसायिक उपकरणों की पूजा की जाती है। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने कमजोर वर्ग के युवाओं को कुशल बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया था और कुशल भारत के माध्यम से आज देश उनके सपनों को साकार करने का प्रयास कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्किल इंडिया कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि को दर्शाता है। श्री शाह ने कहा कि स्किल इंडिया ने देश के युवाओं में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तकनीकी कौशल का विकास किया है, जिससे वे रोजगार करने लायक बने हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि देश की विशाल जनसंख्या का लाभ बेरोजगार युवाओं के कौशल प्रशिक्षण और उनकी आजीविका सुनिश्चित करके उठाया जा सकता है। श्री येदियुरप्पा विश्व युवा कौशल दिवस पर आज बेंगलुरु में एक समारोह के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि कर्नाटक कौशल उद्यमशीलता कार्यबल राज्य में अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार पैदा करने के रोड मैप पर अपनी रिपोर्ट देगा। श्री येदियुरप्पा ने कहा कि विभिन्न उद्योगों में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त लोगों के लिए रोजगार की उपलब्धता के बारे में www.skillconnect.kaushal.com वेब पोर्टल पर सूचनाएं उपलब्ध हैं। एक रिपोर्ट। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आज सरकार और निजी कंपनियों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। आधुनिक कौशल की प्रशिक्षण के लिए ये समझौता हुआ है। वाहन निर्माण तकनीकी प्रशिक्षण के लिए टोयोटा मोटर्स के साथ समझौता हुआ। कर्नाटका कौशल विकास प्राधिकार ने विप्रो जीई नारायण हृदयालय अस्पताल, YLG, सनसेरा टेक्नोलॉजीज, एलसिया क्लस्टर और आदित्य बिरला समूह संस्था के साथ प्रशिक्षण संबंधी समझौते किए। चित्रदुर्गा, कोप्पल, चಳ್ಳकेरे और यादगीर में सरकारी टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्र आरंभ करने के लिए AICTE का प्रमाण पत्र को सौंपा गया। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में रेलवे की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें नवनिर्मित गांधीनगर रेलवे स्टेशन, गेज परिवर्तित और विद्युतीकृत महसाणा वरेठा लाइन और नव विद्युतीकृत सुरेंद्रनगर पीपावाव सेक्शन शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री 2 नई रेलगाड़ियों वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस और गांधीनगर तथा वरेठा के बीच चलने वाली MEMU को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गुजरात में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुल 7 प्रोजेक्ट लोगों को समर्पित करेंगे। इनमें राज्य की राजधानी गांधीनगर में नया आधुनिक रेलवे स्टेशन और एक 5 सितारा होटल शामिल है। प्रधानमंत्री वाराणसी और अपने गृहनगर वडनगर को जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन और नई ट्रेन का भी शुभारंभ करेंगे। वे अहमदाबाद के गुजरात साइंस सिटी में 3 नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। 264 करोड़ रुपए के खर्च से बनी एक्वाटिक गैलरी में 68 टैंक, शार्क और समुद्री जीवों सहित 188 प्रजाति की 11,600 मछलियों के साथ 28 मीटर की पानी के अंदर की टनल भी शामिल है। 127 करोड़ रुपए के खर्च से बनी रोबोटिक गैलरी में कृषि, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष, सुरक्षा सहित 79 प्रकार के 200 से अधिक रोबोट है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 39 करोड़ 13 लाख से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 34,97,000 से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.28% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 39,000 से ज्यादा मरीज संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। अब तक 3 करोड़ 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड के 41,806 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इस समय उपचाराधीन रोगियों की संख्या 4,32,041 है। ये कुल मामलों का 1.39% है। दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.15% है। पिछले 24 घंटे में कोविड से 581 लोगों की मौत हुई। मुंबई में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष टीकाकरण अभियान आज से शुरू हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान शहर के 35 केंद्रों पर चलाया जा रहा है। कोविड-19 से संक्रमित गर्भवती महिलाओं में प्री टर्म डिलीवरी की घटनाएं भी अधिक होती है। हालांकि केवल 10% गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है यदि वे मधुमेह, मोटापा, लंबे समय तक सांस लेने में समस्या, डायलिसिस, हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं। बीएमसी ने कहा कि 95% गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। नागरिक निकाय ने कहा कि जो महिलाएं कोविड-19 से संक्रमित थी और उनका इलाज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज या कॉन्वोल्यूसेंट प्लाज्मा से किया गया था, वे 12 सप्ताह के अंतराल के बाद वैक्सीन ले सकती है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मध्य प्रदेश में कल कोविड-19 के नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। ये दिशा निर्देश 31 जुलाई तक प्रभावी रहेंगे। इस बीच राज्य में कल 11 नए मामले दर्ज किए गए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अब तक इस महामारी से 10,508 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में लगातार दूसरे साल कांवड़ यात्रा स्थगित किए जाने के बाद पड़ोसी राज्यों से कांवड़ियों के हरिद्वार में प्रवेश पर रोक लगाने के लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से हरिद्वार जाने वाले मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं और जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं। विशेष पुलिस बल का गठन किया गया है। इन्हें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब भेजा जा रहा है। ये विशेष बल उन राज्यों के पुलिस विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर उत्तराखंड आने वाले कांवड़ियों को रोकने में सहयोग करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा, कुशल कर्मियों ने कोरोना महामारी की चुनौतियों का सामना करने और इससे लड़ने में देश की मदद की। प्रधानमंत्री कल गुजरात में रेलवे सहित कुछ अन्य प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 39 करोड़ 13 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.28% हुई। कल 41,806 नए मरीजों की पुष्टि। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और ताजिकिस्तान की कार्यनीतिक साझेदारी आने वाले समय में और प्रासंगिक होगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नई ड्रोन नियमावली 2021 लोगों के सुझाव के लिए जारी की। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव से जुड़े सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए सहमत। और महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने तीसरे T20 मैच में भारत को 8 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीती। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नई ड्रोन नियमावली जारी की है। ये नियमावली 12 मार्च 2021 को जारी यूएस नियमावली 2021 का स्थान लेंगे। इस पर आम लोग अगले महीने की 5 तारीख तक अपने सुझाव दे सकते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ताजिकिस्तान की कार्यनीतिक साझेदारी आने वाले समय में और प्रासंगिक होगी। दुशांबे में कल ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजिद्दीन मुहरिद्दीन से द्विपक्षीय बैठक के बाद उन्होंने ये बात कही। विदेश मंत्री ने श्री मुहरिद्दीन के सत्कार और विचार विमर्श के लिए उनका धन्यवाद किया। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवादास्पद सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए सहमत हो गए हैं। कल ताजिकिस्तान के दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक के मौके पर विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास मौजूदा स्थिति पर विचार विमर्श किया और भारत चीन संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। टोक्यो ओलंपिक खेलों के शुरू होने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आकाशवाणी समाचार से प्रसारित होने वाली विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं 50 मीटर महिला राइफल टीम की अंजुम मौदगिल और तेजस्विनी सावंत की। अंजुम मुदगिल का जन्म 5 जनवरी 1994 को चंडीगढ़ में हुआ था और वे विश्व में 27वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। उन्होंने पहली बार 2018 में गुदालाजारा में IISF विश्व कप प्रतियोगिता में 50 मीटर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीतकर नाम कमाया। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भी इसी प्रतिस्पर्धा में अपना प्रदर्शन दोहराते हुए उन्होंने रजत पदक जीता। लेकिन अपने कैरियर की महत्वपूर्ण उपलब्धि 2018 की विश्व चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में हासिल की, जिसमें उन्होंने व्यक्तिगत और टीम दोनों स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। इसके साथ ही वे टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बनी। दूसरी ओर 12 सितंबर 1980 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जन्मी तेजस्विनी सावंत विश्व में 28वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। भारतीय निशानेबाजी सर्कल में तेजस्विनी सावंत ने 2010 की विश्व चैंपियनशिप में बड़ी उपलब्धि हासिल की, जब उन्होंने पहली बार भारतीय महिलाओं के लिए स्वर्ण पदक जीता। हालांकि वे उससे पहले ही 2019 में IISF विश्व कप और कुछ राष्ट्रमंडल और एशियाई पदक जीतकर ख्याति प्राप्त कर चुकी थी। इसके बाद का कुछ समय तेजस्विनी के लिए उतार चढ़ाव भरा रहा और वे व्यक्तिगत कारणों से 2012 और 2016 के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी। 2018 में फिर से वापसी करते हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण और रजत पदक जीता। उन्होंने 2019 में एशियाई चैंपियनशिप जीतकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। शशि भूषण त्रिपाठी, स्पोर्ट्स डेस्क। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाले भारतीय दल के लिए प्रेरक गीत जारी किया है। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने लोगों से एकजुट होकर भारतीय टीम को उत्साहित करने की अपील की। उन्होंने लोगों से इस गीत को सुनने, साझा करने और भारतीय दल को प्रोत्साहित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस गीत से हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा। आकाशवाणी समाचार के विशेष ओलंपिक क्विज में पूरे देश से लोग बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इस क्विज में भाग लेने के लिए सुनते रहिए कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन प्रतिदिन शाम 7:20 पर। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा।
क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन्स में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। महिला क्रिकेट में कल रात चेम्सफोर्ड में इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत को 8 विकेट से हरा दिया और श्रृंखला 2-1 से जीत ली। 154 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड ने 8 गेंद शेष रहते ही 2 विकेट के नुकसान पर मैच जीत लिया। आज के संस्कृति संदेश में हम आपको बताएंगे भारत के पद्म पुरस्कारों के बारे में। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। ये सुरीले स्वर पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी के हैं, जिनकी हम इस वर्ष शताब्दी मना रहे हैं। देश के किसी भी नागरिक के लिए पद्म पुरस्कार मिलना गौरव की बात होती है। पद्म पुरस्कारों की गरिमा बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि इसकी चयन प्रक्रिया यथार्थपरक और पारदर्शी हो। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत में कई प्रतिभाशाली लोग हैं जो जमीनी स्तर पर असाधारण काम कर रहे हैं। अक्सर हमें उनके बारे में ज्यादा देखने या सुनने को नहीं मिलता है। क्या आप ऐसे प्रेरक लोगों को जानते हैं? आप उन्हें पीपल्स पद्मा के लिए नामांकित कर सकते हैं। नामांकन 15 सितंबर तक खुले हैं। यहाँ आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि पद्म पुरस्कार भारत की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। ये पुरस्कार कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेलकूद, सिविल सेवा जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कारों की 3 श्रेणियां हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। पद्म विभूषण के बाद तीसरा नागरिक सम्मान पद्म भूषण है। ये सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल हैं। पद्मश्री भारत सरकार द्वारा आम तौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है। ये कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सामाजिक जीवन आदि क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। भारत के नागरिक पुरस्कारों के क्रम में ये चौथा पुरस्कार है। इससे पहले क्रमशः भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण का स्थान है। आज तक 3225 व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 1500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा, कुशल कर्मियों ने कोरोना महामारी की चुनौतियों का सामना करने और इससे लड़ने में देश की मदद की। प्रधानमंत्री कल गुजरात में रेलवे सहित कुछ अन्य प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 39 करोड़ 13 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.28% हुई। कल 41,806 नए मरीजों की पुष्टि। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और ताजिकिस्तान की कार्यनीतिक साझेदारी आने वाले समय में और प्रासंगिक होगी और भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव से जुड़े सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए सहमत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।